86 नंबर शीट चेक करो। 86 नंबर शीट। शेयर ठीक। देखो अभी तक हमने क्या किया, क्योंकि जब आप कंपटीशन में बैठोगे, मैंने आपको कहा था कि आप अपने बुकलेट को तो क्या ही रेफर करोगे, तो साथ साथ शीट्स में मैं लिखता जा रहा हूँ सारे फॉर्मूलाज, ताकि आप फॉर्मूलाज को गो थ्रू करके अपने चैप्टर को फटाफट रिवाइज कर सको। जैसे एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली आज हमने किया, तो शॉर्ट कैसे इसको रिवाइज करना है। अगर ईएमएफ की इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट की इक्वेशन क्या आई थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों के एंगल सेम थे, तो रिजल्ट क्या था, करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते थे, आर से, और फेजर्स में अगर ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी तो करंट का एंगल भी ओमेगा टी। ठीक है यहां तक। फिर हमने किया एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। इंडक्टेंस के अंदर हमने अप्लाई किया इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, और रिजल्ट क्या आया था, इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। हमने कहा था कि इसमें वोल्टेज आगे होती है या ईएमएफ आगे होती है करंट से बाय एन एंगल ऑफ 90। तो इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है करंट से बाय एन एंगल ऑफ 90। कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होती है करंट से बाय एन एंगल ऑफ 90। इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होती है, ये भूलना नहीं। ठीक, तो इसमें रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया था, XL। XL का मतलब क्या था, L ओमेगा। यूनिट्स क्या थे, ओम्स। अगर EMF का एंगल ओमेगा टी, तो करंट का एंगल ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे की तरफ, राइट। उसी तरीके से इसका रिजल्ट को कैसे बोला कि EMF लीड्स करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2, या करंट लैग्स EMF बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। क्लियर। ऑब्जेक्टिव्स में या कभी कभी एनसीईआरटी में भी ग्राफ आ जाता है। XL का फॉर्मूला L ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, कहेगा ग्राफ मार्क करो XL का फ्रीक्वेंसी के साथ, तो क्योंकि इट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर यहां तक, विदाउट इसमें। नेक्स्ट है AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। E इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, I इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये रिजल्ट आया। इसके अंदर E का एंगल ओमेगा टी, करंट का एंगल पाई बाई 2 आगे, तो इसमें EMF लैग्स पीछे है और करंट इसमें आगे है, तो EMF लैग्स करंट, EMF पीछे है, वोल्टेज पीछे है। इंडक्टर में वोल्टेज आगे है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। तो इसमें रेजिस्टेंस का को किससे रिप्रेजेंट किया, XC क्या होता है 1 बाय C ओमेगा। तो ग्राफ प्लॉट करने को मार्क आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि XC और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मार्क करो। तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ विल बी अ हाइपरबोला। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक, ठीक। तो XC और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मार्क हो जाएगा। अब हम लास्ट स्टडी करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको LCR सर्किट बोलते हैं। LCR सर्किट या सीरीज LCR सर्किट, क्योंकि हमने R को, L को और C को किसमें लगाया, इन सीरीज। क्लियर है, ठीक। तो वापस बुकलेट पे चलना पड़ेगा फिर से। AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, दैट इज LCR सर्किट। देखो, तो LCR सर्किट के अंदर कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान से देखने हैं। आप प्लीज अपने बुकलेट की स्टार्टिंग में लिख लेना, दिस इज सीरीज LCR सर्किट। लिखो सीरीज LCR सर्किट। जो तो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी सीरीज LCR सर्किट पे ही बेस्ड है, बस पूरा चैप्टर सिर्फ इस डायग्राम पे ही बेस्ड है। अगला, लेकिन जो कंपटीशन है उसमें पैरेलल भी आ जाते हैं, जिसमें R और L पैरेलल में है,
जो कि हम इसके बाद करेंगे। पहले हम सिर्फ सीरीज के रिजल्ट्स करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, खत्म होने के बाद फिर बाद में इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करेंगे। अभी नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो फिर मिक्स हो जाएंगे, दोनों के रिजल्ट्स आपस में मिक्स हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी सिर्फ सीरीज। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अब इसके अंदर सीरीज एलसीआर के अंदर आर, एल और सी आप देख सकते हो इसमें सीरीज में, राइट? सीरीज में कुछ चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है। पहली चीज, आपने इलेक्ट्रिसिटी के रिजल्ट्स इसमें नहीं लगाने। कहीं आप सोचो कि मैं कहूं कि इसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसकी 10 ओम, इसकी 10 ओम, मैं पूछूंगा टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, आप बोलोगे सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है 10 + 10 + 10 30 ओम। बिल्कुल गलत। अगर यही होता तो फिर मैं इतना लंबा लेक्चर देता ही ना, फिर मैं बोलता इलेक्ट्रिसिटी के साथ सॉल्व कर लेंगे। नहीं चलते इसमें रूल्स। ओम लॉ जरूर चलता है पर अदरवाइज वोल्टेज, नेट वोल्टेज के रूल्स नहीं चलते। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। हाँ, एक रिजल्ट जरूर चलेगा कि जो भी इसमें करंट है वो ऑल्टरनेटिंग है और वो करंट हर इंस्टेंट पर क्या हो रहा होगा, चेंज। ईएमएफ भी हर इंस्टेंट पर क्या हो रही होगी, चेंज। तो इसके अंदर जो भी इसमें करंट आएगा, चाहे वो 1 एम्पियर से 2 एम्पियर हुआ, जितना भी हुआ, आई करंट है, तो करंट इन तीनों में एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम। पैरेलल में इट गेट्स डिवाइडेड। तो पैरेलल तो बाद में करना है हमने। हाँ, एक चीज सही है, चाहे करंट 1 एम्पियर है, तीनों में 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, तीनों में 2 एम्पियर है, करंट अगर चेंज हो रहा है तो तीनों में इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि इसमें ज्यादा हो रहा है उसमें चेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक लाइन में करंट की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। पहला तरीका तो बहुत ही मैथमेटिकल है, आप साइन और कॉस के साथ शुरू हो जाओ। इस बार तो तीन चीजें इकट्ठी हैं, आपने एक ही करके देख ली, एक भी काफी लंबी है, 3 में तो बहुत ही बड़ा रिजल्ट आने वाला है। तो हम उस मेथड को यूज नहीं करने वाले, हम इसमें वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि ईएमएफ और करंट्स वेक्टर्स हैं, मान लेंगे, होते नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को इजीली सॉल्व करना है और सही सॉल्व करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, ईएमएफ और करंट को वेक्टर मान के अपने कैलकुलेशंस करते हैं और उनके रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आने चाहिए थे। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़े रिजल्ट देती है। वेक्टर मतलब आप ये लगा के चलो, अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे साइन कॉस की तो 2 पेज तो कम से कम लगेंगे इसको सॉल्व करने में, और वेक्टर से ये 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, बस इतना फर्क है। तो हम इस वेक्टर को ही सीखेंगे कैसे। ये देखो, सपोज करो ये आपका करंट वेक्टर है, इमेजिन कर लो ये आपका करंट है। मैंने फेजर्स है, फेजर में करंट वेक्टर शो कर दिया, और करंट वेक्टर जो आर में होगा वही एल में होगा, वही सी में होगा। करंट तो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन मेरे को यह चीज पता है कि ओनली रेजिस्टर के अंदर आज रिजल्ट किया था कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, सेम डायरेक्शन, सेम फेज में होते हैं। तो अगर मैं यहीं पे इसी डायग्राम में वोल्टेज को रिप्रेजेंट करूं रेजिस्टर की, तो वोल्टेज का वेक्टर और करंट का वेक्टर एक ही लाइन में जाएगा, बिकॉज दोनों में अगर एंगल, अगर वोल्टेज में एंगल ओमेगा टी है तो करंट में भी ओमेगा टी ही होगा। अगर करंट में 0 है तो वोल्टेज में भी 0 ही होगा। ठीक, तो ये वोल्टेज और करंट का की लाइंस आ गई। नेक्स्ट, अब अगर इसी डायग्राम में मैं आपसे ये पूछूं कि वोल्टेज इंडक्टर की मुझे शो करनी है बाय सम वेक्टर, तो मैंने आपको एक रिजल्ट अभी बताया कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट से आगे होती है, कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से पीछे होती है। तो करंट को तो ऐसी रखो, इसमें इंडक्टर की वोल्टेज के लिए ये वेक्टर ड्रॉ कर दो जो कि 90 डिग्री आगे है करंट से इस तरफ। तो इसमें चेक करो, वोल्टेज की वैल्यू आप चेक कर सकते हो, आगे है करंट से बाय एन एंगल ऑफ 90। और इसी डायग्राम में इस करंट को चेंज नहीं कर रहा मैं, करंट को रेफरेंस मानते हुए अगर मैं ये बोलूं कि बताओ वोल्टेज कैपेसिटर की क्या होगी, तो आप बोलोगे कैपेसिटर की वोल्टेज करंट से पीछे है। तो कैपेसिटर का वेक्टर कहां बनेगा, VC नीचे बनेगा। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। करंट को नहीं चेंज किया क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू रिमेन्स सेम, उसको नहीं चेंज किया।
वोल्टेजेस को चेंज करके दिखा दिया कि तीनों रिजल्ट्स को मर्ज करके एक ही डायग्राम में दिखा दिया कि अगर ये करंट का वेक्टर है तो इससे साफ पता लग रहा है कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। इंडक्टर में वोल्टेज करंट से आगे है बाय एन एंगल ऑफ 90, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे है बाय एन एंगल ऑफ 90। क्लियर यहां तक? ये तीन वेक्टर्स क्लियर है वोल्टेज के। अब यहां भी चेक कर सकते हो, इस रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज सेम फेस में है, सेम लाइन में है। आप चेक करो, करंट वेक्टर इसने भी तीनों में चेंज नहीं किया, आई आई और आई। इसके अंदर इंडक्टर आगे है करंट से बाय एन एंगल ऑफ 90, इसके अंदर करंट से पीछे है वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। इसने तीन डायग्राम्स को अलग बनाया, मैंने तीनों डायग्राम्स को इकट्ठे बना दिया। कोई डाउट इसमें? तो आपको फेजेस समझ में आ गए, कौन 90 आगे होगा कौन 90 पीछे होगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? अब देखो हम क्या करेंगे। अब इसके अंदर सपोज करो ये आपके पास वोल्टेज है VL, ये आपके पास I और ये VR, और लेट अस सपोज ये कितने हैं VC, राइट। तो अब दो केस, अब मुझे क्या करना है, मुझे ना नेट वोल्टेज निकालनी है, नेट EMF निकालनी है, नेट वोल्टेज निकालनी है। नेट वोल्टेज के अंदर VL और VC के अंदर देखो हम क्या करने वाले हैं। मेरे पास अब तीन वोल्टेजेस हैं, रेजिस्टर की भी है, इंडक्टर की भी है और कैपेसिटर। वैसे भी आपको पता ही है VR भी होगा, VL भी होगा और VC भी होगा, डायग्रामेटिकली ऐसे होगा। तो अब दो केस, तीन केस हो सकते हैं, या तो VL VC के इक्वल होगा तो ये वेक्टर इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल, तो नेट वोल्टेज सिर्फ VR हो जाएगा बस, या फिर VL ग्रेटर देन VC होगा। तो अगर VL VC से बड़ा हुआ तो एक काम करें, इन्हें सॉल्व करें, VL ग्रेटर देन VC में नेट वैल्यू क्या आएगी, VL माइनस VC, इसमें से बड़े में से छोटा वेक्टर माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, बस ये रहा VL माइनस VC। और इन दोनों को, इसको और इस वेक्टर को सॉल्व करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये रहा, तो ये क्या आ जाएगी, नेट V की वैल्यू आ जाएगी। तो नेट V की वैल्यू क्या आएगी, नेट V की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसमें एप्लीकेबल है, क्योंकि मैंने अपने रिजल्ट्स को, वोल्टेज को वेक्टर माना है, तो वेक्टर से मैंने इसको सॉल्व किया। तो क्योंकि EMF या वोल्टेज वेक्टर नहीं है, तो एक स्टूडेंट बोला कि अब इस मतलब कैसे, इसमें अगर ये वेक्टर ही नहीं है तो फिर उस केस में ये कैसे पैरेललोग्राम कैसे लगा रहे हो। तो मैंने फिर कहा ये टेस्टेड रिजल्ट है, अगर हम वोल्टेज को वेक्टर में लें और इस तरीके से सॉल्व करें नेट वोल्टेज और मशीन लगा के प्रैक्टिकल करें, आंसर एग्जैक्टली सेम आता है। इसका मतलब जिसने भी ये अलजेब्रा बनाया इन वेक्टर्स को सॉल्व करने का, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है और एक शॉर्टकट भी है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ये आपके पास नेट वोल्टेज की वैल्यू आई। लेकिन इसमें मैंने एक चीज एज्यूम की है, क्या एज्यूम की है, कि VL इज ग्रेटर देन VC। अगर VC बड़ा होता तो फिर ये पैरेललोग्राम ऊपर बनने की बजाय नीचे बनता, क्योंकि नेट वेक्टर क्या आता, नीचे की तरफ VC माइनस VL। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आप सबसे पहले तो अपने इसके अंदर इसके ऊपर हेडिंग लिख लो, अजम्पशन VL इज ग्रेटर देन VC। अब ये डायग्राम के साथ लिखना पड़ेगा कि वी हैव एज्यूम्ड दैट VL इज ग्रेटर देन VC। ठीक, क्योंकि अगर उल्टा होगा जैसे मैंने बताया फिर डायग्राम उल्टा बनाना पड़ेगा। अब इधर देखो, ये नेट वोल्टेज आ गई। अब इस रिजल्ट को देख लेना, V नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR की जगह मैं पुट कर लेता हूं I इंटू R ओम्स लॉ, VL की जगह क्या पुट करूंगा I इंटू XL, VC की जगह I इंटू XC। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो इसके अंदर V नेट विल बी इक्वल टू I स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ गया, क्या बचा R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और V नेट डिवाइडेड बाय I इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल
स्क्वायर। नेट वोल्टेज बाय नेट करंट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन की क्या आ गई? रेजिस्टेंस। और कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस को अफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर Z। Z स्टैंड फॉर इंपीडेंस। क्योंकि मैं फिर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, रेजिस्टेंस में चौथी रेजिस्टेंस है, तो अब अफेक्टिव रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट नहीं करते, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। एंड Z इज नोन एज इंपीडेंस। कोई डाउट इसमें? तो इंपीडेंस की वैल्यू Z इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर आप अपनी असाइनमेंट चेक कर सकते हो। मैंने इसमें जो पैरेललोग्राम ड्रॉ किया उसमें नेट वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट किया? ओके, ठीक, O से लेके K विच इज E। तो मैं चेक करो, नेट वोल्टेज इज VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहां पर नेट वोल्टेज को या वोल्टेज को E लिख लिया, ओम लॉ लगाया, I बाहर आ गया, नेट EMF बाय नेट करंट को Z बोल दिया, अफेक्टिव रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आ गया। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर्मूला, याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने इसमें दो फॉर्मूलाज देखे। पहला फॉर्मूला नेट वोल्टेज का है। बोलो नेट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? VR का स्क्वायर VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ऐसी नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो अगर कोई न्यूमेरिकल गिवन हो जिसमें ये तीनों की तीनों चीजें AC में कनेक्टेड हो, AC में, और मैं आपको कहूं कि इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसकी रेजिस्टेंस भी 10 ओम है, अफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलो क्या होगी? गलती से ये मत बोलना कि ये सीरीज में है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30, ये तो पक्का ही गलत है। तो अब क्या बोलोगे? R का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो आंसर फिर से क्या जाएगा? 10। क्लियर है? तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ध्यान से यूज करना, सिंपली ऐड नहीं करना, ठीक। उसी तरीके से अगर ये 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है और ये भी 10 वोल्ट है, तीनों में 10 10 10 वोल्ट है। मैंने पूछा इफेक्टिव वोल्टेज कितनी है इनके बीच में, टोटल वोल्टेज बताओ। ये मत बोलना 10 प्लस 10 प्लस 30 ना। तो नेट वोल्टेज बोलो क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 10 माइनस 10 का स्क्वायर। तो इफेक्टिव वोल्टेज भी क्या आएगी? 10 वोल्ट। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो इफेक्टिव वोल्टेज और इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी के पुराने फॉर्मूला इसमें यूज नहीं करना। एक सेकंड लेना।
विशेष रिपोर्ट मिलने को मिली, मगर दुर्भाग्यवश वह नदारद थी। अलबत्ता संक्षिप्त रूप से आपको यह नई दुनिया के बाद इस चिप्स में पौष्टिकता में वृद्धि होगी या स्वाद में इजाफा होगा। वहीं ग्रीस के आइलैंड पर आबादी बढ़ाने की वहां की सरकार की पहल वहां का निजी मामला है, जबकि जियो फाइबर का भारत में पदार्पण मनोरंजन और सूचना के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम कहलाएगा। देखो ये रिजल्ट क्लियर है यहां तक। नेट जेड अफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड अफेक्टिव वोल्टेज कैसे निकालनी है, क्लियर है। अच्छा अब इधर देखो, अब सपोज करो ये जो एंगल आपके पास आया नेट वोल्टेज का वो कितना आया, फाई। करंट अभी भी यहीं पर है। ये बताओ नेट वोल्टेज, इसको देखते हुए डायग्राम को, नेट वोल्टेज करंट से आगे है या पीछे है। कितने लोग बोलते हैं नेट वोल्टेज इस डायग्राम में आगे है। कैसे चेक करते हो, वेक्टर कैसे मूव करते हैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फेजर डायग्राम उल्टे चलते हैं, तो इसमें कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज, कौन पीछे है, करंट। तो ईएमएफ आगे है करंट से बाय एन एंगल ऑफ 90 नहीं फाई। कोई पूछे सर ये फाई क्या है, फाई निकाल लो। tan फाई इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड। तो ये बताओ ये साइड है क्या, VL माइनस VC, या लिख लो डायग्राम में VL माइनस VC लिखो, VL माइनस VC, VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR। तो ठीक लिखा, tan फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR। लेकिन फिर ये भी याद रहे कि अगर लेट अस सपोज ये VL था, ये VR था और ये VC था, अगर मैं ये एज्यूम कर लेता VC ग्रेटर देन VL, फिर पैरेललोग्राम कहां बनता, नीचे, VC माइनस VL का, तो ये ऐसे बनना था। फिर मैं क्या बोलता कि नेट वोल्टेज बोलो करंट से आगे है कि पीछे है, अब पीछे है, जब हाँ माइनस फाइव यानी कि पीछे है। तो इसका मतलब अगर तो VL बड़ा है फिर तो डायग्राम ऊपर बन गया और वोल्टेज आगे रहेगी। अगर VC बड़ा है तो डायग्राम नीचे बनेगा, फाइव नेगेटिव होगा और वोल्टेज पीछे होगी। वैसे भी जब इंडक्टर का इफेक्ट ज्यादा होता है तो वोल्टेज आगे होती है, जब कैपेसिटर का इफेक्ट ज्यादा होता है तो वोल्टेज पीछे चली जाती है। वैसे भी प्योर इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है और प्योर कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होती है, राइट। तो आप चेक कर सकते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट किया। tan फाई को लिखा VL माइनस VC बाई VR, करंट से इसको ओपन किया I इंटू XL, I इंटू XC और I इंटू R, I कैंसल, tan फाई का फॉर्मूला आ गया। तो tan फाई का फॉर्मूला या तो ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, बात एक ही है। डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में वोल्टेजेस दिए हैं या रेजिस्टेंसेस दिए हैं, तो दोनों जो है यूज किए जा सकते हैं। फिर क्योंकि आप चेक कर सकते हो कि जो नेट इंपिडेंस आई या जो अफेक्टिव वैल्यू ऑफ ZI, इंपिडेंस की वैल्यू मेरे पास आई R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, ये देखो ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल में ये क्या था, ये EMF है और ये करंट था, ऐसी था, और ये एंगल कितना है, फाई। तो आप अगर इसको R से रिप्रेजेंट करो, या ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं, चलो मैं इसको R से रिप्रेजेंट करता हूं और इसको XL माइनस XC से रिप्रेजेंट करता हूं, तो पाइथागोरस लगा के ये वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, Z। तो ये ट्राइंगल आपको सारी रेजिस्टेंसेस का रिलेशन दे रहा है, ठीक। इस ट्राइंगल का नाम है इंपिडेंस ट्राइंगल। इंपिडेंस ट्राइंगल का मतलब जिसमें ये R है, ये XL माइनस XC और ये Z है। पॉइंट समझ में आ रहा है, इंपिडेंस ट्राइंगल। और इंपिडेंस ट्राइंगल में tan फाई किसके इक्वल है, XL माइनस XC बाय R, और cos फाई किसके इक्वल है, R डिवाइडेड बाय Z। अब लिख लेना बुकलेट में बॉक्स बना के, हेयर cos फाई इज इक्वल टू R बाय Z, ये भी काफी यूज होता है इसमें, लिख लेना बुकलेट में इंपॉर्टेंट बना के, cos फाई इज इक्वल टू R बाय Z। ठीक है, यहां तक क्लियर, डाउट इसमें। तो इसके अंदर अब वो ये कुछ रिलेशन बना रहा है। रिलेशन कैसे,
इसके अंदर जैसे स्पेशल केस है, इफ एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, अगर एक्स एल की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स सी, मान लो बराबर है, अगर वो ये बोलता है कि एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है करंट से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करो तो वी एल इज इक्वल टू वी सी, एक ही बात है। एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी या वी एल इज इक्वल टू वी सी, एक ही बात है। तो इसका मतलब कि tan फाई का कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, या फिर tan फाई का फॉर्मूला वी एल माइनस वी सी बाय वी आर। इन एनी केस अगर एक्स एल एक्स सी के इक्वल है तो ये भी आंसर जीरो देगा और ये भी आंसर जीरो देगा, तो फाई क्या आएगा, जीरो। मतलब इंडक्टर का अफेक्ट कैपेसिटर के अफेक्ट से क्या हो गया, कैंसल, और सिर्फ क्या बच गया पूरे सर्किट में, आर। आर का अफेक्ट होगा क्योंकि एक्सएल एक्सी से कैंसिल हो गया। तो आर का मतलब कि ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज, तो ऑटोमेटिकली फाई क्या जाएगा, जीरो। फाई है क्या इसमें, एंगल बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, ये फाई फेज है, फेज डिफरेंस है ईएमएफ और करंट के बीच में। लेकिन अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा हो गया तो फाई क्या आ गया, पॉजिटिव। एक्सएल एक्सी से बड़ा हो गया, या ऐसे भी कर सकते हैं कि वीएल वीसी से बड़ा हो गया, तो पैरेललोग्राम कहां बनेगा, ऊपर, और फाई क्या आएगा, पॉजिटिव। देखा था अभी, इसको बोलते हैं इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, कि इसमें इंडक्टेंस का अफेक्ट ज्यादा है। और अगर एक्स सी बड़ा हो गया एक्स एल से, या वी सी बड़ा हो गया वी एल से, तो कैपेसिटेंस का अफेक्ट ज्यादा है, पैरेललोग्राम नीचे बनेगा, फाई क्या आएगा, नेगेटिव, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। ठीक, तो ये तो हमने पैरेललोग्राम से वैसे ही देख लिए। और लास्ट दो टर्म्स हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। हमारे पास दो रिएक्टेंस थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल के वर्ड को बोलते हैं ससेप्टेंस, और इंपीडेंस के रेसिप्रोकल के वर्ड को बोलते हैं एडमिटेंस। तो कभी कभी एडमिटेंस गिवन होती है, रेसिप्रोकल लेके हम क्या निकालते हैं, इंपीडेंस। कुछ इस तरीके से करते हैं। अब शीट नंबर 86 पे वापस आना। तो जब आप रिवाइज करेंगे इसे फॉर कंपटीशन, तो आप छोटे में रिजल्ट्स जो हैं फटाफट रिवाइज कैसे करेंगे, ये आपको मैंने बता दिया। फेजर मैंने आपको बना के दिखाए थे, एज्यूमिंग कि वीएल ग्रेटर देन वीसी। ग्राफ ऐसा बना था, ग्राफ में फाई आप चेक कर सकते हो, वोल्टेज आगे है करंट से बाय एन एंगल ऑफ फाई, तो वोल्टेज आगे है तो इक्वेशन या फिर करंट पीछे है, या तो इसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करो, वोल्टेज को लिखो ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट को पीछे लिखो, पीछे का मतलब बाय एन एंगल ऑफ फाई, पीछे कर दिया। या उल्टा कर लो, करंट को लिखो आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज आगे है, आगे को लिखो प्लस फाई। दोनों में से दोनों ठीक है, जैसे भी चाहो। तो tan फाई का फॉर्मूले दो मैंने बता दिए, इंपीडेंस ट्राइंगल मैंने आपको बता दिया, इसमें भी इंपीडेंस ट्राइंगल के नीचे लिख लो cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, और मैंने इसमें z का फॉर्मूला भी आपको बता दिया। ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस का नाम ससेप्टेंस, दो हो सकती हैं। उसी तरीके से रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस का मतलब एडमिटेंस, मैंने बता दिया। अगर मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर एलसीआर सीरीज में था, लेकिन मान लो किसी न्यूमेरिकल के अंदर आर और एल तो लगा दिया, सी लगाया ही नहीं, सी है ही नहीं, तो इस सर्किट का नाम क्या होगा, आर एल सर्किट, सी है नहीं। तो इंपीडेंस में एक्स एल माइनस एक्स सी में एक्स सी को क्या कर देना है, जीरो, इंपीडेंस आ गई। tan फाई के फॉर्मूले में एक्स सी और वी सी को क्या कर देना है, जीरो, क्योंकि डायग्राम के अंदर सिर्फ वी एल दिखेगा और वी आर दिखेगा। tan फाई इज इक्वल टू वी एल डिवाइडेड बाई वी आर, ये रहा। क्लियर है यहां तक, मतलब उसी का सब पार्ट निकला है ये बीच में एलसीआर में से। उसी तरीके से अगर आपके सर्किट में एक आर है और एक सी है, एल नहीं है, तो इंपीडेंस के फॉर्मूले में एक्स सी आएगा लेकिन एक्स एल नहीं आएगा। और tan फाई में डायग्राम पैरेललोग्राम नीचे बनेगा, ये वी आर है ये वी सी है, तो ये फाई नीचे बनेगा, tan फाई इज इक्वल टू वी सी बाय वी आर, या एक्स सी बाई आर, तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव का मतलब नीचे बनना। तो ये रिजल्ट आपने याद रखने हैं। नोट मैंने लिख दिया कि इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर वी कंसिडर ओनली एक्स एल व्हेन एसी करंट पासेस थ्रू इट।
अदरवाइज इंडक्टर कंटेन्स बोथ आर एंड एक्सएल, अगर वो प्योर नहीं होगा आर एंड एक्सएल तो उस केस में उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो एक्सएल नहीं होगी। अगर आर भी लेना है एक्सएल भी लेना है तो फिर इंपीडेंस लेनी पड़ेगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि उस केस में उसको कंसिडर किया जाएगा लाइक एल आर सर्किट, क्योंकि इंडक्टर का आर भी है और एक्सएल भी है तो एल आर सर्किट। तो डीसी करंट पास करेंगे तो एक्सएल क्या हो जाएगा 0, सिर्फ कौन काम करेगा इसमें, आर, दैट्स इट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?